चले जी। देखें, क्वेश्चन है आपका, डिस्चार्ज, कैंसलेशन और चालान। डिस्चार्ज, कैंसलेशन और चालान। अगर हम करें ना डिस्चार्ज की बात, तो डिस्चार्ज ये होता है कि जी एक मुलजिम, एक पर्सन पे एफआईआर हुई है, और वो प्राइमा फेशी लगता है कि जी उसने ऑफेंस कमिट नहीं की। प्राइमा फेशी लगता है कि जी उसने ऑफेंस कमिट नहीं की। ठीक है, ये तब होता है, मतलब जब मुलजिम ने एफआईआर ऑफेंस कमिट ना की हो तो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, मतलब देखें, मतलब इल्ज़ाम है कि जी ये चार पर्सन ने मिलकर ऑफेंस कमिट की है। अब्दुलरहमान साहब, मुबीन साहब और वही साहब ने मिलकर ऑफेंस कमिट की है। ठीक है, अब फिर पता चलता है कि जी नहीं, अब्दुलरहमान साहब तो पाकिस्तान थे ही नहीं, अब्दुलरहमान साहब तो अमेरिका थे, तो इनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये डिस्चार्ज है। दूसरा है आपका कैंसलेशन। कैंसलेशन आप केस होता है, कैंसलेशन आपका केस, मतलब केस कैंसिल हो सकता है। केस कब कैंसिल होता है? जब जब ऑफेंस कमिट ना हो। जब ऑफेंस कमिट ना हुई हो तो केस कैंसिल हो सकता है, एफआईआर कैंसिल हो सकती है। पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस को लगता है कि जी कोई ऑफेंस में आउट नहीं होती, तो पुलिस भेज देती है, वो रिपोर्ट करती है, मतलब सीनियर ऑफिसर के थ्रू उसको मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट की मर्जी है, चाहे तो उससे वो रिपोर्ट से एग्री हो या ना हो। चाहे मजिस्ट्रेट एग्री हो या ना हो, अगर मजिस्ट्रेट एग्री है तो फिर तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी, पर अगर एग्री नहीं है तो वो कहेगा कि जी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवा का भी कह सकता है, या इन्वेस्टिगेशन का भी कह सकता है। ठीक है, ये है। अब देखें ना, दो फर्क इसमें, फर्क आप देखें तो फर्क आपने देखना है कि जी लेकिन डिस्चार्ज कब होता है, कैंसिलेशन कब होती है? डिस्चार्ज तो होता है कि जी जब अक्यूज ने ऑफेंस कमिट ना की हो। कैंसिलेशन कब होती है? जब एफआईआर ना हुई। कैंसलेशन कब होती है? और जब ऑफेंस कमिट ना हुई हो। जब ऑफेंस कमिट ना हुआ तो वो आपका ऑफेंस कमिट नहीं हुई तो कैंसलेशन हो जाएगी। ऑफेंस हुई है लेकिन उस मुलजिम ने नहीं की, उस पार्टिकुलर मुलजिम ने नहीं की, तो फिर उसका डिस्चार्ज, उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसका मैं फिर साथ साथ आपको बताता भी रहता हूँ। इसका मैंने बनाया भी होगा। ये है आपका डिस्चार्ज है कि व्हेन अक्यूज नॉट कमिटेड ऑफेंस। कैंसलेशन क्या है? व्हेन अक्रेंस नॉट टुक प्लेस, मतलब जब अक्रेंस ही नहीं हुआ तो आपका कैंसलेशन हो जाएगी। जब अक्यूज ने ऑफेंस कमिट नहीं की तो फिर आपका वो अक्यूज डिस्चार्ज हो जाएगा। अक्यूज डिस्चार्ज। चले जी, आगे जी आपका, इसको हम स्टार्ट से करते हैं। देखें, ओए, देखें कहता है कि जी अंडर व्हाट प्रोविजन आईओ इज बाउंड टू रिपोर्ट एसएचओ। आईओ कब रिपोर्ट करना होता है? आईओ ने कब बाउंड है? आईओ ने ना 157 की जो रिपोर्ट बनाता है, 157 की, जब उसको डाउट हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस करता है तो उस वक्त में आईओ लाजमी बाउंड होता है कि जी वो एसएचओ को रिपोर्ट करे। ठीक है, 157 में। इसी तरह जब वो आईओ किसी को रिलीज करता है तब भी वो एसएचओ को रिपोर्ट करता है। ठीक हो गया। आगे वो बताता है कि जी अंडर व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ एन अक्यूज। अक्यूज को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो कहता है अक्यूज तब डिस्चार्ज होता है जब अक्यूज के खिलाफ नो सफिशिएंट एविडेंस। क्या? जब अक्यूज के खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो फिर अक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। जब मतलब सोफी, मतलब प्राइम ऑफिशियल लग रहा होगा जी ऑफेंस एक्यूज ने नहीं की, तो उसको रिलीज किया जा सकता है। आगे था अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी आप पुलिस ऑफिसर में रिलीज एक्यूज अंडर कस्टडी। वही 169 के तहत वो रिलीज कर सकती है।
रिलीज जो है 169 के तहत है, डिस्चार्ज आपका 63 के तहत है। डिस्चार्ज 63 के तहत है। आगे तक है जी, हु इज इम्पावर्ड अंडर 157 टू, यहाँ पे 159 पढ़े ना, 159, तो दोनों का कहा गया, आईओ या एसएचओ। आईओ या एसएचओ मतलब दोनों, दोनों कर सकते हैं, मतलब आईओ भी कर सकता है और एसएचओ, मतलब अपॉन इन्वेस्टिगेशन, मतलब नो इन्वेस्टिगेशन मतलब नो सफिशिएंट एविडेंस, तो फिर वो कहता है कि जी आपका आईओ या एसएचओ। It appears that the police officer in charge of police station are two IO, मतलब जो पुलिस ऑफिसर को या आईओ, मतलब दोनों कोई भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब 169 के तहत दोनों, आईओ भी एसएचओ भी। आगे था श्योरिटी फॉर व्हाट पर्पस बी टेकन फॉर अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिलीजन, मतलब 169 में कहता है कि जी श्योरिटी क्यों ली जाती है। श्योरिटी इसलिए ली जाती है कि जी ये मतलब डिस्चार्ज क्या है, ये जो आपका रिलीज 169, ये भी बस कस्टडी से रिलीज करना है, नथिंग एल्स। जस्ट कस्टडी से रिलीज करना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, कस्टडी से रिलीज करना है। अब कस्टडी से रिलीज करना, कल को हो सकता है उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आ जाए, उसके खिलाफ कोई एविडेंस आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, कोई ऑडियो आ जाए, या कुछ रिपोर्ट आ जाए, पिक्स आ जाए, कहीं से कुछ एविडेंस आ मिलती है, तो छोटी लेने का पर्पज ये होता है कि जी कल को उसको कहा जाता है कि जी जब भाईजान जब आपको अदालत बुलाएगी तो आपने लाजमी आना है, जब अदालत आपको बुलाएगी तो आपने आना है। आगे तक एन एसएचओ रिलीज एन accused आफ्टर completion of investigation even though he is not discharged under 169। ठीक है, क्या एसएचओ क्या है, वो रिलीज कर सकता है आफ्टर completion of investigation even though he is not discharged। ठीक है, मतलब ऐसा जो उसको फिर भी डिस्चार्ज कर सकता है, रिलीज कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये है कि जी समटाइम ऐसा होता है कि जी ऐसे जो वैसे उसको छोटी लेके मतलब कुछ देर के लिए छोड़ सकता है कि जी आप चाहें फिर वापस आ जाना, आप चाहें वापस आ जाना, मतलब परमानेंट नहीं, कुछ देर के लिए भी ऐसा जो रिलीज कर सकता है। जैसे अक्सर होता है कि जी ऐसा जो मेरे सीनियर थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, तो एसएचओ ने उनको कहा कि जी चलें जी आप घर जाके सो जाएं, फिर अगले दिन आ जाना, आपको रिमांड के लिए पेश करेंगे। तो ये भी मतलब एसएचओ की पावर है कि जी वो छोटी पे रिलीज कर सकते हैं। आगे कहता है कि जी, ये 170 की बात करें जिसमें वो बेल दे देते हैं उसको सिक्योरिटी लेके, अगर उसके सफिशिएंट एविडेंस है भी उसके अगेंस्ट तो। हाँ हाँ वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी उसको कहा जाता है कि जी आपने पेश होना है अदालत में, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैडम, ये इन्वेस्टिगेशन से पहले का भी प्रोसेस हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन से पहले भी, मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से पहले भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कर सकते हैं। आगे था, will case property also move with accused to magistrate at the time of submitting चालान, yes, जो भी जब चालान जमा कराते हैं तो उसकी केस प्रॉपर्टी भी साथ जाती है, केस प्रॉपर्टी भी साथ जाती है, मतलब जब होती है तो केस प्रॉपर्टी भी साथ जाती है। चले आगे कहता है क्या जी, कैन पुलिस ऑफिसर आस्क कंप्लेनर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ठीक है, मतलब उसको कहा जाएगा कि जी आपने कोर्ट में पेश होना है, अगर फिर भी नहीं आता, मतलब वो मतलब रिफ्यूज करता है, ये बात नहीं मानता, तो उसको कह सकता है कि जी आप बॉन्ड दें, वो बॉन्ड नहीं देता तो फिर उसको जेल भी भिजवा सकता है। ठीक है, कंप्लेनेंट को भी विटनेसेस को भी सेम प्रोसीजर है दोनों के लिए। कैन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कंप्लेनेंट और अरेस्ट कंप्लेनेंट और विटनेसेस इन चालान केस, हाँ चालान केस में, मतलब इन केस इन चालान केस, मतलब ये देखे ना, उनको कहा गया कि जी आपने फलान टाइम पे पेश होना है, वो नहीं होते पेश, ठीक है, तो मतलब उसको कहा जाता है कि जी एज मजिस्ट्रेट के पास आना है, वो नहीं आते तो फिर उसको वो कर सकती है मजिस्ट्रेट, उसको रिलीज, मतलब मजिस्ट्रेट उसको मतलब जो है वो पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर सकती है। आगे कहना है एसएचओ सबमिट चालान इन कोर्ट, यस एसएचओ चालान डायरेक्ट सबमिट कर सकता है। आगे तक कैन एसएचओ सबमिट
मतलब ये है कि जी डायरेक्टली तो नहीं होता, ये प्रोसिक्यूटर के थ्रू जाता है। तब ये जमा कराता है प्रोसिक्यूटर को, प्रोसिक्यूटर आगे जमा कराता है, ये डायरेक्टली नहीं करवा सकते। अगर टू विच मजिस्ट्रेट अ चालान भी सबमिटेड है, मतलब ये होता है इलाका मजिस्ट्रेट, मतलब एरिया मजिस्ट्रेट को भेजे जाते हैं। मतलब जो जिस एरिया का है, यहाँ पे थाने डिवाइड होते हैं। क्या थाने डिवाइड होते हैं? मतलब जैसे आप कहें कि जी इधर बैठा है बाबर अली, तो वो उसके पास चोंग सुंदर और इस तरह हंजरवाल इस तरह के थाने हैं। तो वो था मतलब वही जो आईओ है थाना, वो चालान उसी को जाके देगा। अगर तक कहते व्हाट आर दी कॉलम्स ऑफ चालान, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। चालान की कलम कितनी है? चालान की कलम है 7। कितनी? 7 कलम है। पहले में कंप्लेनेंट का नाम होता है, दूसरे में जो बरी हो गए हैं वो होंगे, तीसरे में होगा ये, तीसरे में होता है जिनको चालान किया गया है बेल, वो हैं भी जेल में। और चौथे में है जो चालान किए गए लेकिन जमानत पे हैं। पांचवें में माल मुकदमा। और छठे में आपका गवाहान। सातवें में मुख्तसर कैफियत। ये आपने पहले देखा भी है, फिर मजीद भेज भी दूंगा। आगे आपका कहता है कि जी, कहता है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पुलिस ऑफिसर टू रिटर्न डॉक्यूमेंट आफ्टर रिटर्निंग बीइंग डिफेक्टिव। देखिए ना, ये ये जो टाइम पीरियड है ना, ये सेक्शन आपका है मेरा ख्याल 12, पुलिस ड्यूटीज टूवर्ड प्रोसिक्यूटर। तो वो जितना टाइम प्रोसिक्यूटर देगा, देखें हमने पढ़ा है सेक्शन 9 में प्रोसिक्यूशन एक्ट का, तो वो जब चालान जमा करवाते हैं, चालान अगर डिफेक्टिव है तो वो प्रोसिक्यूटर उसको 3 दिन में रिटर्न करेगा। 3 दिन में कि जी ये डिफेक्ट है, इसको रिमूव करके आए। फिर प्रोसिक्यूटर ही टाइम देगा कि जी आपने इसको 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में आपने इसको जमा करवाना है। तो वो उतनी टाइम ही करवाता है, मतलब जित कितनी टाइम है तो वो मतलब है कि जी प्रोसिक्यूटर टाइम बताता है। आगे था व्हाट इज मीन बाई इंटरम रिपोर्ट। इंटरम रिपोर्ट जिसको नामुकम्मल चालान कहते हैं, जो नामुकम्मल चालान, जो आपका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो फिर वो सेक्शन 173 में बताया गया कि जी अगर 14 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है वो 14 दिन में रिपोर्ट करनी है। बाकी की फिर आप बाद में भेज देना। नामुकम्मल चालान बिना, इंटरम चालान का मतलब नामुकम्मल चालान। ठीक है, वो इसी इंटरम चालान पे, यही सेक्शन 9 प्रोसिक्यूशन एक्ट में बताया गया कि जी इंटरम चालान पे अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो प्रोसिक्यूटर कह सकते हैं कि जी आप प्रोसीड करें। अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट करती है कि जी आप कुछ देर के लिए चालान स्टॉप कर दें। मतलब कुछ देर के लिए प्रोसीडिंग स्टॉप कर देंगे, मतलब आपने नहीं करनी। ठीक हो गया? चल, आगे वही उसमें कहता है कि रीजन कंपेलिंग है तो फिर वो कोर्ट रोक जाएगी, रीजन कंपेलिंग नहीं है तो कोर्ट नहीं रोकेगी। आगे कहता है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड अंडर, मतलब 173। 173 में क्या रिपोर्ट्स होती हैं? मतलब 173 में वही आपका एफआईआर होती है, और जिमनी होती हैं। 164 की स्टेटमेंट अगर हो तो वो होती है, इंस्पेक्शन नोट होती है, साथ वो नक्शा मौका होता है। ये चीजें साथ साथ लगाई जाती हैं। आगे तक कैन एनी ट्रायल में कमेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रिपोर्ट। वही, अगर रीजन कंपेलिंग है तो वो मतलब चला देंगे, अगर रीजन कंपेलिंग नहीं है तो रोक देंगे। ठीक है, अब रीजन कंपेलिंग से क्या मुराद है? मतलब देखें कि जी सपोज के डीएनए रिपोर्ट आना है, डीएनए रिपोर्ट पे ही लगेगा कि जी वाकई ऑफेंस मेड आउट होती है या नहीं होती। अब डीएनए जब रिपोर्ट नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा कि जी एक्यूज जो है ना वो कैपेबल मतलब रेप करने का। जब तब वो नहीं आएगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, तो फिर उस सूरत में को ये रीजन कंपेलिंग है। फिर उस सूरत में उसको कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करें रुक जाए। अगर रीजन कंपेलिंग नहीं है तो फिर वो चला सकता है। ये ना, ये एक्ट है, आपने अच्छी तरह पढ़ना है। ये पढ़ मतलब अब फिर वो ये आ जाता है कि जी आपका वन पेपर आ जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 9 का 6 है। ठीक है, कहता है कि ये कंसीडर द रीजन कंपेलिंग
रिक्वेस्ट प्रोसिक्यूटर की जब रिपोर्ट आती है, इंटरनल रिपोर्ट आती है, तो अगर रीजन कंपेलिंग है तो रिक्वेस्ट द प्रोसिक्यूटर टू पोस्टपोन द ट्रायल एंड इन केस इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम रिक्वेस्ट द कोर्ट टू commence the trial। अगर रीजन कंपेलिंग है तो वो उसको कहेगी पोस्टपोन कर देगी। आगे कहता है अगर if case where the reason assigned for delay for completion of completion investigation are not compelling the request the commencement, वो reason compelling नहीं है तो फिर उसको कहेंगे कि वो आप स्टार्ट कर दो। चलें जी, आगे कहता है आपका अब व्हाट इज सेक्शन 170 सब सेक्शन 173(2) क्या है, वही टाइम बताता है कि जी आपने इतनी टाइम में उसको रिपोर्ट करना है। 173(2) देखें। वही 173(2) कहता है कि जी आपका वो मतलब वेस्पिड ऑफिसर हैज अपॉइंटेड रिपोर्ट शैल बी मेड थ्रू दैट ऑफिसर। मतलब आप देखें ना कि जी कहते हैं कि जी आप एसएचओ ने रिपोर्ट करनी है तो वो डीएसपी के थ्रू करेगा, तो वो डीएसपी के थ्रू ही करेगा। इसके थ्रू डीएसपी के थ्रू ही करेगा, मतलब जो अगर कोई रखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। आगे था अंडर विच प्रोविजन ऑफ, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है नजर, ठीक है। चले ठीक हो गया, गुड गुड हो गया। कहता है अंडर विच सेक्शन प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी a magistrate may discharge a bond of released accused। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द बॉन्ड ऑफ रिलीज, मतलब वो 173(3) के तहत वो डिस्चार्ज करता है, मतलब फैसला करता है कि जी अगर वो बॉन्ड एंड 173(3) के तहत वो डिस्चार्ज कर सकता है। कहते ये कहते मतलब जब वो कोर्ट आती है और मजिस्ट्रेट उसको लगता है कि जी मतलब जो पहले उसके बॉन्ड लिए गए थे वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, तो कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है, बॉन्ड उसके डिस्चार्ज कर सकती है। आगे कहता है आपका केस डायरी। कहता है व्हाट मे बी इंटर इन पुलिस केस डायरी। केस डायरी में ना इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड की जाती है, क्या? पुलिस डायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है। और पर्पज क्या है? पर्पज है कि जी इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करना है, सेपरेट रिकॉर्ड रखना इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, कहता है कैन एविडेंस में बी यूज इन एविडेंस, केस डायरी एविडेंस में इस्तेमाल नहीं होती। कहता है व्हेन केस डायरी बी यूज फॉर कंट्राडिक्शन एंड कोलैबोरेशन, मतलब वही कि जी मतलब 173 की जगह वो कंट्राडिक्शन और कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कंट्राडिक्शन और कोलैबोरेशन मतलब जो एक मुलजिम है उसने पहले 161 के तहत बयान दिया है, तो उसकी पुलिस डायरी 173 के तहत वो मतलब 172 के तहत पुलिस डायरी बन गई, जिमनी बन गई। अब पुलिस को लगता है, मतलब उसको लगता है कि जी वो मतलब उसको लगता है कि मतलब पहले उसने आगे एक स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि जी अकरेंस हुई है 5 बजे, फिर आगे कहता है कि जी रात को 12 बजे हुआ है, तो उसकी वही पुलिस डायरी उसको इस्तेमाल की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन उसके लिए। और वही पुलिस डायरी से उसको जो आईओ है उसको भी कंट्राडिक्ट किया जा सकता है, आईओ को भी कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। आगे कहता है आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनी वन एनी क्वेश्चन, एनी वन एनी क्वेश्चन। सर सर ये आप सर आपने ये बताया है कि जो सेक्शन 169 है वो रिलीज के बारे में और 63 जो है वो डिस्चार्ज के बारे में, तो हाँ, रिलीज और डिस्चार्ज में फर्क क्या है? रिलीज जो है ना आफ्टर इन्वेस्टिगेशन है, डिस्चार्ज बिफोर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है ये सर। मेन ये मेन फर्क है। सर एक डिस्चार्ज ड्यूरिंग ट्रायल भी कोर्ट करती है। वो तो आफ्टर हाँ वो जो है ना वो उसको प्री मेच्योर इक्विटल कहते हैं।
तो जो आप कह रहे हैं ना 169 के तहत, ओ 249 ए के तहत कोड करती है या 265 के तहत करती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जी जी सर। हाँ, वो एक्विटल होता है, प्री मेच्योर एक्विटल। जी। हाँ जी, अब्दुलरहमान साहब। जी सर, केस प्रॉपर्टी क्या होता है? केस प्रॉपर्टी जो भी मतलब देखे ना, आपसे वो आप अरेस्ट होते हैं अब्दुलरहमान साहब, आपसे पिस्टल लिया जाता है, आपकी पर्स से मतलब आपसे जो मतलब पिस्टल रिकवर हुआ है वो केस प्रॉपर्टी है। मतलब जो ऑफेंस के लिए चीज आपने इस्तेमाल की है वो केस प्रॉपर्टी है। जो चीज आपसे सर रिकवर की रिकवरी। गई। माल मुकदमा। अब्दुलरहमान साहब क्वेश्चन करें आप, क्लैरिटी मतलब जो आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर सर करें आप। रिकवरी। सर रिकवरी, रिकवरी फ्रॉम अक्यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कह लो। देखें मतलब सपोज के अगर मतलब ये केस प्रॉपर्टी सारी होगी, मतलब आप अरेस्ट होते हैं उस टाइम, आपकी पॉइंटेशन पे हफ्ते बाद जो रुकती होगी वो भी केस प्रॉपर्टी है। मतलब जो कुछ भी मतलब जैसे आपने सही कहा है कि जी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी आईओ से वो मिलता है वो केस प्रॉपर्टी है। क्लियर है? हाँ जी सर अब्दुलरहमान साहब। ऐसे भी हो सकती है कि अक्रस के दौरान जो चीज भी मिले जिसके ऊपर अक्रस की जाए, कोई बाइक हो, गाड़ी हो, हाँ ठीक है ठीक है, वो रफल भी है हो, ना, वो मतलब भी माल उसके बाद मुकदमे में ही आता है। हफ्ते बाद भी उस एक्यूज की पॉइंटेशन पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, हफ्ते बाद भी मिल सकती हैं, वो भी हुई होगी। क्लियर है? जी सर, प्लीज आगे चले पढ़ाएं सर। चले चले चले, आगे कहता है आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है कि जी जिसको कहते हैं कि जी अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब मार्ग रिपोर्ट। क्या? मार्ग रिपोर्ट बनाई जाती है वो, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। ये मार्ग रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट सेम चीज है ये, मतलब उर्दू में उसको मार्ग रिपोर्ट कहते हैं। ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, 24 पेजेस पे शामिल होती है ये मार्ग रिपोर्ट है। चैप्टर 25 और रूल 35(1) आपका सीआरपीसी ओ पुलिस रूल 1934 के है, उसमें बता रहा है। चले अब देखें, कहता है कि जी हु इज कम्पिटेंट टू होल्डिंग इंक्वायरी। 174 वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस टू विच ए 174 अप्लीकेबल। अब सर्कमस्टांसेस बता रहा है, वो कह रहा है कि जी किसी की डेथ होती है, मतलब कोई खुदकशी करता है या किसी की डेथ होती है जिसमें वो मतलब खुदकशी करता है कोई, या कोई उसको जानवर मार देता है या मशीनरी से मर जाता है या एक्सीडेंट होता है या कोई ऑफेंस कमिट होती है, तो इन केसेस में 174 एप्लीकेबल होता है। ठीक हो गया? अगर तक जी व्हाट इज द प्रोसीजर टू होल्ड इंक्वायरी। 174 प्रोसीजर यही है कि जी जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट को बताती है, मजिस्ट्रेट कहता है आईओ को, पुलिस को, एसएचओ को कि जी आप अक्रेंस प्लेस पे जाएं। अक्रेंस प्लेस पे फिर वो साथ उनको दे के दो रिस्पेक्टेबल ऑफ लोकेलिटी को साथ लेके जाता है अक्रेंस प्लेस पे, दो रिस्पेक्टेबल ऑफ लोकेलिटी को साथ लेके जाता है अक्रेंस प्लेस पे। ठीक है? और उनकी ही मौजूदगी में वो करता है सारी मतलब वो इंक्वायरी करता है और वो जाके देखता है कि जी किसकी डेथ हुई है, कौन सा आला इस्तेमाल हुआ है, कौन मरा है, ठीक है, क्या इंजरीज हैं, क्या क्या है, वो उस रिपोर्ट उन पे उसके साइन भी लेता है। यहाँ पे देखे ना, यदि अपरेंट काज ऑफ डेथ बताता है, वाउंड्स, ब्रूशेस, मतलब क्या क्या इंजरीज हैं, वो कौन सा आला इस्तेमाल किया गया है, किस मैनर में किया गया है, वो सारी एक रिपोर्ट बनाता है। इसी रिपोर्ट पे इनके जो दो रिस्पेक्टेबल लोकेलिटी हैं उनके साइन भी लेता है। आगे आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 174
व्हाट व्हेन डेड बॉडी रेफर टू सिविल सर्जन, वो 173 है कि जी जब काज ऑफ डेथ का पता ना चले तो वो रेफर कर देते हैं उसको, उनको भी रेफर कर देते हैं सेशन, उसको रेफर कर देते हैं दूसरा। हाँ मतलब वो डॉक्टर को रेफर कर देते हैं। आगे था आपका कैन मजिस्ट्रेट होल्ड 174 इफ यस, विच मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होल्ड कर सकता है इनक्वेस्ट, फर्स्ट क्लास वो भी इलाके का। आगे था डिफरेंस क्या है 174 का या 176 का। 174 तो हमने पढ़ा है ना कि जी वो सुसाइड करता है या एक्सीडेंट से, मशीनरी से या जानवर से मरता है या कोई फंस होती है, तो 174 होता है। 176 है कि जी अगर ड्यूरिंग कस्टडी किसी की डेथ होती है तो फिर 176 लगता है, फिर 176 लगता है। अगर व्हाट हु शैल होल्ड एन इंक्वायरी इफ पर्सन इज डेड इन कस्टडी, मतलब वही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये 176 की बात कर रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी कंडक्टिंग इंक्वायरी 176, मतलब वही कहीं जहाँ पे भी इरेगुलरिटी होती है तो फिर वो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती हैं और दोबारा इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है मजिस्ट्रेट, दोबारा इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है। आगे आता है विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील विद एक्सहूमेशन, एक्सहूमेशन आएगा जी 176(2), एक्सहूमेशन के कब्र कुशाई कि जी आपका वो बाहर निकलना डिस इंटर कार्पस। आगे आता है वैन मजिस्ट्रेट में आर्डर द एग्जामिनेशन एक्सहूमेशन 174(2), मतलब वही जब काज ऑफ डेथ का पता ना चले वो पहले दफना दें तो फिर वो कह सकते हैं। चलें आगे जी आपका टाइम डिक्लेरेशन 174(a) के तहत 174 कहता है व्हाट इज प्रोसीजर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट बाई बर्न, मतलब यहाँ पे ना मैं आपको 174(a) का सच्ची बता दूं तो 174(a) कहता है कि जी अगर किसी की डेथ, मतलब कोई बर्न होता है, बर्न होता है वो मतलब ये चीजें हैं कि जी इस चीज से बर्न होता है कि जी मतलब वो आपका मतलब कोई बर्न होता है फायर से, ठीक है, कोई बर्न होता है फायर से, या कोई बर्न होता है आपका क्रोसिन ऑयल से, या कोई एसिड से बर्न होता है, या कोई केमिकल से जल जाता है, या किसी अदर वे से, या तो वो उसको लाया जाता है आपका डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर फिर वो रिपोर्ट करता है पुलिस को कि जी ये मेरे पास ये केस आया है, तो पुलिस फिर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है, और मजिस्ट्रेट अगर पॉसिबल हो मजिस्ट्रेट के लिए तो मजिस्ट्रेट जाता है डॉक्टर के पास, मतलब अस्पताल में, और जाके उस पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अगर मजिस्ट्रेट के लिए पॉसिबल नहीं है उधर जाना तो फिर डॉक्टर क्या करता है वो मतलब मजिस्ट्रेट के लिए वो पॉसिबल नहीं है तो वो डॉक्टर वही आपका मतलब मजिस्ट्रेट का डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर डॉक्टर ही उसका बयान रिकॉर्ड कर लेता है 174 एक तहत। उससे पहले वो सेटिस्फाई करता है कि जी वो मतलब जो बयान दे रहा है अपनी मर्जी से दे रहा है, और डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, एग्जामिन करके रिपोर्ट कर देता है वही मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट कल को फिर डॉक्टर को एग्जामिन भी कर सकता है, डॉक्टर को बुला भी सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका हाँ मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट इन केस ऑफ ग्रीवियस बर्न, वही आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है। आगे कहता है कितना व्हाट इज कप? क्वेश्चन सर है। 174 है, इतना कप या आगे चलते हैं? चलें फिर आगे कहता है कि जी आपका विच प्रोविजन डील विद कैंसलेशन ऑफ एफआईआर, वही आपका चैप्टर 24 रूल 7, चैप्टर 24 रूल 7। अब चैप्टर 24 रूल 7 क्या कहता है, चैप्टर 24 रूल 7 कहता है कि जी अगर वो प्राइम ऑफिशियल मतलब ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रही, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, या मैटर है सिविल नेचर का, क्या सिविल नेचर का मैटर है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, या वो ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रही, तो फिर ये ग्राउंड होंगी कैंसलेशन की। प्रोसीजर ऑफ कैंसलेशन ऑफ एफआईआर क्या है, प्रोसीजर ऑफ कैंसलेशन ऑफ एफआईआर सिंपली है कि वो कहता है आपका कि जी
इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो आपका सफिशिएंट एविडेंस नहीं होती, तो वो मतलब कोई एविडेंस नहीं है, तो रिपोर्ट जमा करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट जमा करवाती है मजिस्ट्रेट को कि जी यहाँ पे कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रही, या मैटर सिविल नेचर का है, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। वो पुलिस रिपोर्ट देती है कि जी ऑफेंस मेड आउट नहीं होती, मतलब ऑफेंस नहीं बनती। ठीक है। अब यही रिपोर्ट आ जाती है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट की आगे मर्जी है कि जी इसी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट्स को, मतलब 24/7 वाली रिपोर्ट, जो 24/7 वाली ग्राउंड्स वाली रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। यहाँ पे क्या जी वो नोटिस करता है इन्फॉर्मेंट को, नोटिस करके उसको सुन के फिर चाहे तो एक्सेप्ट करे तो वो केस डिसमिस हो जाएगा, या दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, या फिर कह सकता है कि जी ऑफेंस मेड आउट होती है। एफआईआर के कॉलम्स अमेंड हो सकते हैं? नहीं, ये मैडम लेजिस्लेचर करेंगे ना। ये सेटल्ड लॉ है, स्टैच्यू बना हुआ है कि जितनी है। अब पुलिस रूल, ये रूल पुलिस रूल में बताया गया है चैप्टर 24 में। तो अब पुलिस रूल को अमेंड करेगी पार्लियामेंट करेगी। नहीं, मतलब उसको एक दफा लिखा गया है तो उसको चेंज कर सकते हैं, जो एफआईआर बनती है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं बाद में। नहीं, सर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बात कर रही मैडम। आप वो नहीं जो नहीं सर, वो ये मतलब कह रही हैं कि जी हो सकती है, एसएचओ कर सकते हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर मतलब एक मुस्तगीस है, मुद्दई है, उसका नाम लिखा गया है, सम ऑफ द रहमान लिखा गया है, वहां पे वो काट के शहीद लिखना है। तो वो पूछ रही है ये। मैडम यही कॉलम क्वेश्चन, नंबर 1 जो एफआईआर का है, हाँ जी जी, यही उसमें क्वेश्चन कर मुद्दई रही है का नाम। मैडम आपका। एक क्वेश्चन आया था ये पेपर में ही कि कौन अमेंड कर सकता है, उसके जो हैं वो डीएसपी और इस तरह ऑप्शंस दिए हुए थे कि किसकी अथॉरिटी है कि वो चेंज कर सकता है अगर एक दफा एफआईआर लिखी गई है तो उसमें। मैडम देखें, ये ना, ये एक, ये मैंने पहले भी डिटेल में बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, एफआईआर होनी थी, अक्रेंस हुआ है अनारकली में। एफआईआर की रिपोर्ट की है मजांग में, तो मजांग वालों को अगर पता है कि जी यहाँ पे नहीं बनती, तो वो डेली डायरी में लिख लेंगे, जाके उधर बता देंगे कि जी उसको भेज देंगे कि जी मजांग वाले डेली डायरी में लिख के अनारकली भेज देंगे कि जी आपका अक्रेंस उधर बनता है, अनारकली जाएं। या अगर वो आ जाता है मजांग में, मजांग वालों को भी नहीं पता कि जी हमारी ये दूध बनती है या अनारकली के दूध में बनती है, तो मजांग वाले एफआईआर कर देंगे। अब कल को पता चल जाता है कि जी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जी नहीं ये तो अकरेंस बनता है अनारकली का, तो वो अकरेंस भेज देंगे अनारकली के पास। आगे वो एक और बात करता है, ये 25/5 है मेरा ख्याल है, डाउट जब आ जाए, 25/5 है, ये 7 है। जब डाउट आ जाएगा कि जी एफआईआर होनी कहाँ पे थी, ये मजांग होनी थी या लाहौर, कहाँ पे डाउट होनी, तो फिर वो वहां पे डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, वो उसकी अथॉरिटी बनती है कि जी वो उसका फैसला फिर फाइनल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर वो अमेंडमेंट की जो बात कर रहे हैं, एफआईआर अमेंड करना, मतलब एक दफा वैसे एफआईआर हो जाए चेंज नहीं होती। हाँ, अमेंड करनी है तो फिर वो या मजिस्ट्रेट करेगा, या फिर रिपोर्ट करेगा मजिस्ट्रेट, क्योंकि इनके हेड ही होता है, या फिर वही डीएसपी भी कह गया तो वो अमेंड हो सकती है। मजिस्ट्रेट का भी ऑप्शन था। हाँ जी, मजिस्ट्रेट का भी था और डीएसपी का भी था। मजिस्ट्रेट, फिर मजिस्ट्रेट कम्पिटेंट है फिर। ठीक। चले आगे कहता है आपका लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच मजिस्ट्रेट कैन, सेक्शन 30 वाला 7 साल सजा दे सकता है। ए मजिस्ट्रेट सेक्शन अवार्ड 7 years, देन वेयर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अब देखें, हमने पढ़ा है सेक्शन, ये 408 है। 408 कहता है कि जी अगर 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट हो जाए तो फिर वो डायरेक्ट एफआईआर, पहली कन्विक्शन के खिलाफ पहली एफआईआर ही ओ मतलब अपील हाई कोर्ट होती है। अगर इफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट एक्विट, इफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट एक्विट, सर 408 में 4 साल लिखी हुई है, 4 साल। हाँ यही बता रहे हैं ना कि जी, ये बता रहा है कि जी 7 साल से ज्यादा पुनिशमेंट हो जाए तो एफ आई कंप्लेंट कहाँ, अपील कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट होगी। मैं भी यही बता रहा हूँ कि जी 4 साल तक है ना, 4 साल की है तो वो भी हाई कोर्ट होगी, 7 साल है तो फिर भी हाई कोर्ट होगी। मतलब 4 साल से अब जब भी कन्विक्शन होगी तो अपील हाई कोर्ट होगी। ठीक है।
408 में तो 4 साल है। आगे आता है आपका इफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक्विट द अक्यूज वेयर अपील अगेंस्ट एक्विटल। एक्विटल के खिलाफ हमेशा मतलब एक्विटल वो मजिस्ट्रेट ने किया ना। अब एक्विटल कहता है ओरिजिनल ऑर्डर है या एपलेट ऑर्डर है। एक्विटल का ओरिजिनल है या एपलेट ऑर्डर है। FIR हमेशा किधर होगी, ओ मतलब उसकी अपील हाई कोर्ट होगी। आगे कहता है if complainant is not satisfied with the sentence awarded what is remedy। सेंटेंस नहीं है तो फिर वो कंप्लेंट फाइल कर, कंप्लेंट और रिवीजन फाइल करेगा, रिवीजन में सजा इनहांस हो सकती है। आगे कहता है इज देयर एनी लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिवीजन। कोई रिवीजन की लिमिटेशन नहीं है, जब मर्जी का रिवीजन की लिमिटेशन नहीं अच्छा है। सर, ये जो एक लिमिटेशन मजिस्ट्रेट ये हो फर्स्ट, सकती है कि जी रिवीजन जो है ना वो आपका फैक्चुअल ग्राउंड्स पे नहीं होती। रिवीजन फैक्चुअल ग्राउंड्स पे नहीं होती, रिवीजन हमेशा आपकी लॉ पॉइंट्स पे होती है, लॉ ग्राउंड्स पे। ठीक है, ये लिमिटेशन हो सकती है। अब क्वेश्चन है सर आपका। क्वेश्चन है एक। जी जी। जी सर। सर ये जो 154 में लिखा हुआ है, इफ अ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक्विट्स द अक्यूज्ड वेयर अपील अगेंस्ट एक्विटल, मतलब ये आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में हो सकती है, और अगर सेंटेंस कन्विक्ट किसी को कर दे फर्स्ट क्लास तो उसकी फिर फिर सेशन फिर में हो फिर सकती है। सेशन फिर सेशन जज को होगी। लेकिन 3 साल तक मतलब 4 साल से कम सजा होगी तो सेशन जज को हो जाएगी। 4 साल से अबव होगी तो फिर हाई कोर्ट को जाएगी। क्लियर है। जी सर। हाँ। इक्विट के बारे में सर, इक्विट हो तो फिर हाई कोर्ट में हो जाएगी, इक्विट की नहीं हो सकती सेशन में। 417 यही कहता है ना हमें, जो स्टैच्यू बताएगा ना 417 यही कहता है कि जी एक्विटल के खिलाफ अपील हाई कोर्ट ही जाएगी। अब हमें जो स्टैच्यू वही बताएंगे, मतलब लेजिस्लेचर बताएंगे वही हम करेंगे ना। और लेजिस्लेचर कह देते हैं कि जी आप सेशन कोर्ट करते तो हम सेशन कोर्ट करना था। 417 एक्विटल के खिलाफ हाई कोर्ट ही अपील होती है। सर हाई कोर्ट सजा बढ़ा नहीं ना सकता, बढ़ाने के लिए रिवीजन फाइल करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाई कोर्ट और सजा इनहांस करने के लिए रिवीजन ही फाइल करनी होती है, सही कह रहे हैं। ये देखें 417, ये 417, 417 कहता है कि जी वही कहते कि जी मतलब in case public prosecutor present an appeal to high court from original or appellate order। ठीक है, मतलब ओरिजिनल appellate order ऑफ एक्विटल, ओरिजिनल appellate order ऑफ एक्विटल मतलब ओरिजिनल ऑर्डर मतलब मजिस्ट्रेट ने ओरिजिनल ऑर्डर में बरी किया है तब भी हाई कोर्ट को अपील होगी। और एप्लेट मतलब मजिस्ट्रेट ने एक्विट एक्विट किया, फिर आप मजिस्ट्रेट ने सजा दी, फिर आपने अपील फाइल की सेशन सेशन जज में, सेशन जज ने एक्विट कर दिया, उसके खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट ही होगी। उसके खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट होगी। सर मतलब फिर ये क्लैरिटी नहीं आई, मतलब कि मजिस्ट्रेट की अपील आप कह रहे हैं पहले सेशन जज के पास गई तो फिर उसके बाद नहीं हाई मजिस्ट्रेट कोर्ट। ने, मैंने कहा सजा दे दी है, मजिस्ट्रेट ठीक ने है। सजा दी है। आप हम्म। आप फिर उस सजा दी है, मतलब सपोज 2 साल सजा दी है, आपने आप चले जाएंगे उधर वो अपील बनती है आपके सेशन जज के पास। अब सेशन जज उसमें एक्विट कर देता है, कर सकता है कि नहीं सही। कर सकता। अच्छा। सेशन जज एक्विट जी कर दिया तो बिल्कुल वो ऐसे। एप्लेट ऑर्डर होगा एक्विटल का। ठीक क्या हो गया, होगा, ठीक हो गया। एप्लेट ऑर्डर एक्विटल एपलेट का। ऑर्डर। तो उस एप्लेट ऑर्डर के खिलाफ भी आप हाई कोर्ट ही जाएंगे। जी ओके ओके, मतलब सुनरी ट्रायल की सारा। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू, प्लीज आगे चलिए, करिए। चले 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 आगे क्या था आपका। when the मतलब when appeal against acquittal becomes abate, ये ना अपील जब वो है ना, वो जब मुल्जिम की डेथ हो जाती है तो वो अपील जो है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है। अब मतलब
ये बता रहा है कि जी अपील अगेंस्ट एक्विटल कब अबेट होगी। ठीक है, तो जब आपका एक्विटल के खिलाफ आता है आपका वो अक्यूज की डेथ हो गई है, तो मतलब जहाँ पे अक्यूज की डेथ हो जाती है तो फिर वो प्रोसीडिंग अबेट हो जाती है। 431 यही कहता है। ठीक है, आगे टाइप हाई कोर्ट ट्राई अक्यूज्ड इन ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एंड कन्विक्ट हिम वेयर अपील आई। अब हम यही पर 185 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जी वो कहता है कि जी हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ट्रायल किया और सजा दी है, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ही होगी, जैसे भुट्टो ट्रायल हुआ था। ठीक है, आगे था इफ हाई कोर्ट डिसमिस एन अपील अगेंस्ट एक्विटल व्हाट वुड बी रेमेडी। मतलब अगर हाई कोर्ट अपील आपकी डिसमिस कर देती है तो फिर उसके खिलाफ आप रिवीजन में जा सकते हैं, वरना बस वो ऑर्डर फाइनल है बस। ठीक है, और इसी तरह इंट्रा कोर्ट अपील भी तो हो सकती है, जब उसने ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट ने कोई वो दिया है, उसकी अपील हाई कोर्ट में नहीं होगी 411A में। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हाई कोर्ट होगी। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने उसी में मतलब एक्विट कर दिया तो फिर आप रिवीजन फाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि जी हाई कोर्ट ने आपकी अपील अगेंस्ट डिसमिस कर दिया एक्विटल में, तो उसके बाद आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है आपका कि जी इफ हाई कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्विटल एंड अवार्ड डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू अक्यूज। ठीक है, अगर यही कहती हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया एक्विटल का और अवार्ड सजा सेंटेंस पर कर दिया है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे भी वो 185 में ये बताया गया कि जी अगर हाई कोर्ट ने पिछला ऑर्डर रिवर्स किया है और सजा दे दी है, ठीक है, मतलब एक्विटल को कन्विक्शन बदल दिया, तो फिर को आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे कहता है आपका इफ हाई कोर्ट आगे व्हाट वुड बी रेमेडी टू एक्यूज। अब वो कहता है कि जी वही मतलब हाई को एक्यूज के पास रेमेडी है। ये 172 की कंटिन्यूएशन बता रहा है, 162 की। हाई कोर्ट अपील फाइल कर सकता है और मतलब सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल कर सकता है। अगर था व्हाट इज सेक्शन ऑफ सीआरपीसी रिलेटिंग टू एन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, व्हाट इज फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, वही आपका मतलब अपॉइंटमेंट का ना, अब तो जो है ना प्रोसिक्यूशन एक्ट आ गया, आपने प्रोसिक्यूशन एक्ट बताना है। इससे पहले वो 492 से 496 तक था, 95 तक वो प्रोसिक्यूशन एक्ट का, 491, 92, 93, 94 उधर। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन एक्ट है, उसके तहत होता है। फर्दर इंक्वायरी क्या है? फर्दर इंक्वायरी की डेफिनेशन ये है कि जी इट इज येट टू बी डिटरमाइन whether accused committed offense or not, whether accused committed offense or it is yet to be determined whether accused committed offense or not, कि accused ने कोई offense commit की है या नहीं। ये फर्दर इंक्वायरी है। आगे कहता है डिफाइन, अगर कहता है इस नोटिस टू कंप्लेन पोस्ट रेस्ट बेल में जरूरी है। कहता है पोस्ट रेस्ट बेल में वो जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है नोटिस। उसके बाद कहता है आपका मैक्सिमम डिस्कस डिफाइन द मैक्सिमम डक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। अब डक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी क्या है? डक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहता है कि जी सर्टेन एक्शंस, सर्टेन एक्ट्स, सर्टेन एक्ट्स अदरवाइज इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू बी लीगल अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ नेसेसिटी। मतलब कुछ एक्ट होते हैं जो कि लीगल नहीं है, जो एक्ट होते हैं जो इलीगल हैं, वो एक्ट की लॉ में इजाजत नहीं है, उन एक्ट्स की लॉ में इजाजत नहीं है, लॉ कंट्रेरी है, लेकिन फिर भी आप सरकमस्टांसेस देख के आप कहते हैं कि जी वो ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब सरकमस्टांस नेसेसिटी में आप कहते हैं कि ये एक्ट जो है वो ठीक है, तो वो ठीक है। ठीक है, मतलब आपका जैसे ला नेसेसिटी नोज नो ला, जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि जी एक हाईएस्ट जा रहा है, उसने इशारा तोड़ दिया तो उसने एक्ट इलीगल किया था, लेकिन उसने कहा कि चलें ठीक है, जान बचानी थी किसी की। इस पे आप वो सेक्शन वही 89 भी है, नेसेसिटी नोज नो, 89 नहीं है, सेक्शन मेरा ख्याल है 80 है, 80 है नेसेसिटी नोज नो ला। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली है कि सर जैसे जी जी
सर इसके ऊपर जस्टिस मुनीर की वो जजमेंट है, उसका वो केसला है, वो सबसे बेहतर है इसके लिए, मौलवी तमीजुद्दीन केस। मौलवी तमीजुद्दीन केस, बिल्कुल जस्टिस मुनीर वाला नजरिया जरूरत उसने ही पैदा किया था। उसके बाद तो फिर इसी नजरिया जरूरत के तहत ना ये नुसरत भुट्टो ने भी चैलेंज किया था 1979 में इलेक्शन, ये जो 77 वाले जो मतलब 77 के बाद 79 में इलेक्शन हुए थे, तो उसको भी वही मतलब वो नजरिया जरूरत के तहत, नजरिया निसेसिटी के तहत उन इलेक्शन को, जो वो मतलब जिसमें वो इक़्तिदार में आ गए थे जिया उल हक साहब, उसको उन्होंने नजरिया जरूरत के तहत कहा कि जी अब इलेक्शन ठीक है, अब दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, हमारे हालात हमारे सरकमस्टांसेस इस चीज की इजाजत नहीं देते कि जी हम दोबारा इलेक्शन करवा सकें। वही जस्टिस मुनीर वाला वही है। आगे था व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ 400, मतलब 469 है, लेकिन बस वो रिव्यू भी टू द एक्सटेंट ऑफ करेक्शन, क्लैरिकल एरर। आगे था कि जी व्हाट आर द रिपोर्ट्स मेंशन इन 510, 510 में क्या रिपोर्ट्स बताई गई हैं। वो रिपोर्ट्स 510 में बताता है कि जी आपका जो डॉक्टर या सीरोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट्स आती हैं, मतलब वो और वो रिपोर्ट्स एंड सीरोलॉजिस्ट की जो वो मतलब केमिकल का वो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो उसकी बात कर रहा है। सर इसकी डेफिनेशन ये दोबारा है, बता दें, नेसेसिटी ऑफ क्राइम। वही है कि जी कहता है कि जी सर्टेन एक्शन अदरवाइज इलीगल आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू बी लीगल अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ नेसेसिटी। ये 510 है कि जी आपका सीरोलॉजिस्ट या केमिकल एग्जामिनर जो रिपोर्ट देते हैं। आगे कहता है आपका कि जी व्हाट आर द रिपोर्ट्स, ये अगर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कागजेबल और नॉन कागजेबल, ये पहले भी हमने पढ़ा था, जिसमें अरेस्ट कर सकते हैं तो और अरेस्ट नहीं कर सकते, ये अब दोबारा वो रिपीट हो रहा है। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कैंसलेशन ऑफ बेल, हुई कि जी नो प्राइमा फेशी ऑफेंस मेड आउट। और आगे कहता है सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ, वही मतलब सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट, फिर कह रहा है कि एक्सपर्ट एग्जामिन, हाँ कहते हैं any document purporting to report in the hand of chemical examiner, we chemical examiner to expert examiner security printing or provision upon any matter duty assigned him, and what is calling for just the just ये आपका ब्लड सैंपल एंटीबॉडी, ब्लड सैंपल की वो बात करा कि जी आपका वो चेक कर करके देते हैं आपका सीरोलॉजिस्ट, वो बॉडीज मतलब ब्लड वगैरह को चेक करके देते हैं। आगे था यूज ऑफ सीआरपीसी 161, सीआरपीसी 161 ये है कि जी विटनेस को एग्जामिन किसी पर्सन को एग्जामिन किया जाता है जो सरकमस्टांसेस को अक्वांटेड विद हो। आगे था डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन एंड सेंटेंस, वही कोर्ट पहले डिक्लेयर करती है कि ये एक्विट है, ये गिल्टी है या नहीं है। जो गिल्टी डिक्लेयर करना ये कन्विक्शन है, ठीक है। और उसके बाद गिल्टी डिक्लेयर होने के बाद कोर्ट आपको सेंटेंस देती है, सेंटेंस आपकी पुनिशमेंट है फॉर एनी, किसी एक्ट की पनिशमेंट है। आगे था इफ नेम ऑफ विटनेस इज नॉट मेंशन इन कैलेंडर ऑफ विटनेस बट इम्पोर्टेंट व्हाट विल यू बीइंग प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर होने के नाते एक विटनेस जो कि इम्पोर्टेंट था, मतलब उसको कैलेंडर विटनेस में नहीं रखा, मतलब 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की उस विटनेस की, तो आपके पास क्या है, तो आप 540 के तहत 540 की रिपोर्ट देंगे, 540 की एप्लीकेशन देंगे कोर्ट को, कोर्ट या मजिस्ट्रेट को, तो वो अगर समझती है कि मटेरियल है तो कोर्ट उसको बुला लेगी। जब मटेरियल है तो कोर्ट भी मैंडेटरी है, कोर्ट के लिए कोर्ट लाजमी बुलाएगी। आगे तब का चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसके लिए आपको पुलिस ऑर्डर है, पुलिस ऑर्डर का सेक्शन 18A है।
आगे कहता है व्हाट यू मीन बाई एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो है बाई virtue ऑफ ऑफिस, एक ऑफिस है उसको ये और काम दे दिया जाता है कि जी आपने ये काम भी करना है, हमने ये काम भी करना है। उसके बाद कहता है आपका व्हाट वी मीन बाई अब्यूज, मतलब कोई इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर कब इस्तेमाल किया जाता है कि जी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है कि जी सपोज के देखें, कहता है व्हाट यू मीन बाई अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है कि जी एक ऑफेंस मेड आउट नहीं होती तो आप एफआईआर क्वाश करवा सकते हैं, 516 ए कहता है। अब एफआईआर क्वाश हो जाएगी तो पहले डिटरमाइन हो जाएगा कि जी नहीं है उसका, फिर फर्दर बाद में आप 2 साल ट्रायल चलाएं और बाद में मुल्जमान को बरी करें तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आगे था व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट्स पर से एडमिसिबल इन सीआरपीसी अंडर व्हाट प्रोविजन। अब कहता है कि जी मतलब पार्ट से डॉक्यूमेंट्स कौन से पार्ट से एडमिसिबल हैं। पार्ट से एडमिसिबल होता है कि जी जो विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, विदाउट प्रूफ हम कोई एफआईआर दे सकते हैं और उसके बाद चालान दे सकते हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये विदाउट प्रूफ आप दे सकते हैं, मतलब पार्ट से एडमिसिबल है। और किस प्रोविजन में वो ही आगे हम एविडेंस वाले चैप्टर में बताते हैं। आगे तक है जी स्टैट्यूटरी पीरियड फॉर सस्पेंशन अंडर 426 के तहत ना स्टैट्यूटरी पीरियड जो है ना वो आपका अगर 3 साल तक सजा हुई है तो आपको आपकी भी अपील पेंडिंग है 6 महीने से तो फिर आपको आपकी सजा सस्पेंड हो जाएगी। आपको सजा हुई है ये आपको सजा हुई है 3 से 7 साल तक और आपकी अपील 1 साल से पेंडिंग है। ठीक है, 3 साल तक सजा हुई है, 6 महीने से अपील पेंडिंग है। 3 से 7 साल तक सजा हुई है, आपकी अपील 1 साल से पेंडिंग है। इसी तरह 7 साल से ज्यादा सजा हुई है और अपील 2 साल से पेंडिंग है तो ये स्टैट्यूटरी टाइम है, आपकी सजा सस्पेंड हो जाएगी, सजा सस्पेंड हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि आपका कि जी सर अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ की डेफिनेशन क्या होगी? अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ की डेफिनेशन ये है कि जी आपका वो एक प्रोसीजर जिसकी जरूरत नहीं है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है और वो प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे तो वो अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है। मतलब एक प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि जी आप क्वाशमेंट हो सकती है उसके लिए ट्रायल की जरूरत नहीं है तो क्वाशमेंट कर देगी, तो अगर क्वाशमेंट नहीं करती ट्रायल करते रहते हैं तो फिर ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है। सर ये 181 का आंसर बताइएगा दोबारा। 181 पे तो अभी तक हम आए नहीं है। कहते हैं 181 इज सिंपली ट्रायल एब्सेंशिया, ट्रायल एब्सेंशिया 512 में आता है, 512। आगे था व्हाट इज मीन बाई अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। आगे कहता है कि जी व्हाट इज मीन बाई दी बेनिफिट ऑफ प्रीवियस डिटेंशन अंडर व्हिच सेक्शन। आप पढ़े ना 382 बी। 382 बी कहता है कि जी जितनी देर आप जुडिशियल कस्टडी में हैं वो टाइम आपका एक्सक्लूड हो जाता है। जितनी देर आप जुडिशियल कस्टडी में होते हैं वो टाइम आपका एक्सक्लूड हो जाता है। ये देखिए ये आपका 382 बता रहा है कि जी और जितनी देर आप जुडिशियल कस्टडी में हैं मतलब आप जो सजा हुई है आपका वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब आपको सजा हुई है 5 साल, 2 साल आप जेल में रहे हैं पहले ट्रायल के दौरान तो वो 2 साल निकाल लिए जाएंगे, वो 2 साल निकाल दिए जाएंगे। 180 कह रहा है। 182 कहता है कि जी इज देयर एनी ट्रायल एंड एब्सेंशन सीआरपीसी। ट्रायल एंड एब्सेंशिया मैं कहता हूँ कि नहीं है। ट्रायल तो होता है कि जी एक्विटल और कन्विक्शन पे होता है। अब यहाँ पे जो सेंस बता रहे हैं ना कि जी हाँ है 512 के तहत, 512 के तहत तो आप विटनेसेस प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एग्जामिन कर लेते हैं बस। कोर्ट कोई डिक्लेरेशन नहीं देती, मतलब कोर्ट डिक्लेयर नहीं करती कि एक्यूज गिल्टी है या नहीं। ठीक है, एक्यूज गिल्टी है या नहीं। ठीक है, बस कोर्ट उनको जो है ना वो कर देती है कि जी मतलब विटनेसेस को एग्जामिन कर लेती है। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वो इसलिए कि जी प्रोसिक्यूशन के विटनेस किसी की डेथ ना आ जाए, मतलब वो जो जरूरी विटनेस है उनकी किसी की डेथ ना हो जाए। ठीक है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंट एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए।
इंपॉर्टेंट एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए तो उस सूरत में वो कहते हैं। ठीक है, तो वही 540 मतलब ट्रायल एब्सेंशियस को ही कहते हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका व्हाट इज द व्हाट डॉक्यूमेंट आर पर से एडमिसिबल, ये मैंने आपको बता दिया है। स्टैट्यूटरी पीरियड फॉर सस्पेंशन, ये भी बता दिया है। आगे था अटैचमेंट 88 मेड थ्रू इन केस ऑफ रेवेन्यू, इन केस ऑफ रेवेन्यू बाई होम, इन केस ऑफ रेवेन्यू बाई होम। वो कहता है कि जी आपका अगर रेवेन्यू है तो वो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू होती है। आगे था डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 100, 491, 592। सेक्शन 100 कहता है कि जी अगर रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया किसी को तो आप मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट ले सकते हैं। 491 कहता है, 491 कहता है आपका कि जी इलीगल या इम्प्रॉपर कस्टडी है, इलीगल या इम्प्रॉपर कस्टडी है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट को भी जा सकते हैं और सेशन कोर्ट भी जा सकते हैं। सर आज के लिए इतना ही काफी है। चलें जी आगे। 552 जो है ना, 552 है कि जी अगर 16 साल से कम फीमेल अगर उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया तो आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं उसको मजिस्ट्रेट ओ सॉरी सेशन जज को दे सकते हैं। आगे था हाउ मेनी कॉपीज आर प्रिपेयर्ड रिमांड, मतलब एक कॉपी भेजी जाती है उसको। वैसे तो मतलब अंदर प्रोसीजर वो है कि जी आपका वो रिमांड की एक कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भेजते हैं जो आपका जिसकी जुरिस्डिक्शन में बनता हो। ठीक है, यहाँ पे वो बात करता है ये 167 का सब सेक्शन 4 कि जी आप ग्रांट करते हैं कॉपी तो उसकी एक कॉपी सेशन जज को दी जाती है। आगे था व्हाट डू यू मीन बाय इनक्वेस्ट रैंक ऑफ ऑफिसर हु इज कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्ट, वही आपका एसएचओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। वो आपका ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है। इंक्वेस्ट क्या है कि जी मर्ग रिपोर्ट जो 174 के तहत बनाई जाती है। रेमेडी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड आपका आप उसके खिलाफ रेट फाइल कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज कर दिया तो आप उसको अल्ट्रा वायर, मतलब आप कहेंगे कि ये मजिस्ट्रेट ने अल्ट्रा वायर किया है, बियॉन्ड द पार्ट्स किया है। ठीक हो गया। आगे तक विच सेक्शन रिवीजन, रिवीजन की रेट। रेट, रेट मैडम हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में रेट में मुझे स्टेट अगर आपकी वो 169 की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और डिस्चार्ज कर देता है, रिलीज कर देता है तो उसकी आप रेट फाइल करेंगे। तो है मैडम, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ना तो फिर आप उसकी आप रेट करते हैं हाई कोर्ट में। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो फिर आप उसकी रवियन फाइल कर सकते हैं, रवियन आप फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है आपका रेमेडी अगेंस्ट दी डिस्चार्ज। आगे विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ग्रांट राइट ऑफ एक्यूज टू डिफेंड बाय प्लीडर, वही 340 सब सेक्शन 1, 340 341। आगे विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज रेलिवेंट टू डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन वही आपका वो बताता है ना 162 का, मतलब वैसे से तो कहता है 162 जो है ना वो साइन नहीं होते, लेकिन 162 तब साइन हो सकती है जब वो डाइंग डिक्लेरेशन दे या डाइंग डिक्लेरेशन है। आगे कहता है आपका डाइंग डिक्लेरेशन, उसके बाद वो कहता है आपका इज देयर एनी डिनोवो ट्रायल, इफ यस अंडर व्हाट सुपरविजन। डिनोवो ट्रायल देखें, हमने पीछे पढ़ा था डिनोवो ट्रायल 232
232 कि जी अगर चार्ज में एरर हुआ है, चार्ज में एरर हुआ है मतलब चार्ज जो लगाया गया वो नहीं बनता था, तो कोर्ट उस पे फिर डी नोवो ट्रायल कर देगी। इसी तरह 232 में कहा गया कि जी अगर वो कन्विक्शन ही मतलब कन्विक्शन कर दिया है वो चार्ज जो नहीं बनता था उसमें कन्विक्शन कर दिया है, तो उस सूरत में आप जो है वो कर सकते हैं, वो मतलब आप उसमें हाँ मतलब उसमें आप और सेंटेंस क्वाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोवो ट्रायल की वो बात करता है वही 232, 232। ठीक हो गया। सर आज के लिए काफी नहीं है? बस ये थोड़ा सा है, मतलब ये कंप्लीट करते हैं 204 तक, 204 210 तक, 10 11 तक, बस 10 मिनट है, टेंशन ना ले। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका नेम ऑफ पुलिस स्टेशन in name a police station in which rank or police report and which rank is received for that। मतलब देखे ना ये नेम वो कह रहा है कि जी आपका कि जी अगर मतलब कॉलम 2 में मतलब अगर डेथ हो जाती है ना वो तो कहता है कि जी डेथ डेड अक्यूज को हम लिखते हैं ब्लैक में, और जो इश्तिहारी हो जाता है अक्यूज उसको लिखते हैं रेड में, लाल में, और जिसकी ड्यूरिंग कस्टडी डेथ हो जाती है तो उसको लिखते हैं ब्लैक में। मतलब जो डेथ हो जाती है वो ब्लैक में, जो इश्तिहारी हो गए हैं वो रेड में, लाल में, और जो बेगुनाह हो गए हैं वो उसकी नीली में स्याही के साथ लिखा जाता है, उसकी नीली स्याही में। अब देखना डेड है तो उसको लिखेंगे ब्लैक के साथ। और इसी तरह वो अब्सकॉन्ड कर गया है, अब्सकॉन्ड कर गया है तो उस सूरत में उसको लिखेंगे रेड में। और इसी तरह वो आपका इनोसेंट हो गया और बरी कर दिया उसको, डिक्लेयर इनोसेंट, तो उसको लिखेंगे वो ब्लू के साथ ही है। आगे का तबका ओपिनियन ऑफ पुलिस इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट, नो। कॉलम एफआईआर के कितनी है, कॉलम एफआईआर के हैं 6। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जी अगर एक मतलब एफआईआर हुई है उसमें 4 मुल्जमान का सेम रूल है, 4 मुल्जमान का सेम रूल है, एक मुल्जिम अगर की बेल हो गई है तो बाकियों की भी बेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है। देखें मतलब एफआईआर हुई है, एफआईआर में कहा गया कि जी मतलब जो है ये अब्दुर्रहमान और मुबीन साहब ने और मिस रबिया और मिस तमीना ने जो है ना मर्डर किया है। अब्दुर्रहमान के हाथ में पिस्टल था और साथ मुबीन साहब के हाथ में भी सोटा था, इन्होंने आके वार किया। साथ जो रबिया थी और मिस तमीना थी इन्होंने ललकारा मारा है, मतलब इन्होंने इश्तिहार कराया है इन दोनों ने। अब इन दोनों का सेम रूल है, मिस रबिया का और मिस तमीना का सेम रूल है। मिस रबिया की एफआईआर हो जाती है तो फिर जो है मतलब मिस रबिया की बेल हो जाती है तो उसी पॉइंट पे मिस तमीना का भी राइट होगा, मिस तमीना की बेल हो जाती है। हम जाते हैं कोर्ट में, अगर एक मुल्जिम की बेल हो जाए तो फिर उसके लिए हम वो बाकियों का वो लिखते हैं, मतलब उसका वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी उसकी वो अटेस्टेड का भी साथ लगाते हैं और हो जाता है। मैंने एक बेल करवाई थी उसमें हाई कोर्ट ने वो जजमेंट भी उसमें लिखी थी 1979, सुप्रीम और SCMR पेज 6, ये लिखी थी। उसने रिलाई किया इस एफआईआर पे कि जी सेम रूल था कि उसका मैं बेल दे रहा हूँ, तो वो ये तब से मुझे याद है 1979 SCMR पेज 6। ठीक हो गया। आगे का आपका व्हाट इज राइट रिमांडर, रिमांडर तो मैं आपको भेजूंगा, ये आपसे बस लिखवाएंगे नहीं। अंडर विच प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी चेंज। अब सीआरपीसी में तो इन्वेस्टिगेशन के लिए 22A6 है, A6, 22A6, और लेकिन उधर नहीं होता, अब पुलिस ऑर्डर के तहत होती है। पुलिस ऑर्डर लिखना है अपने, पुलिस ऑर्डर सेक्शन 18A, पुलिस ऑर्डर 18A। 342 और 340 का फर्क क्या है, 342 में जो आपकी ये स्टेटमेंट होती है वो विदाउट होती है, नो क्रॉस, 342 में दो क्रॉस भी नहीं होता।
342 में अगर कोई कुछ वो कहता है तो वो उसमें कन्विक्शन भी नहीं होती है, उसको मतलब पुनिशमेंट नहीं होती, वो आज़ाद है। ठीक है, और 342 मैंडेटरी है। इसी तरह 340(2) जो है वो ऑन ओथ होता है, इस पे क्रॉस होता है और झूठ बोलता है तो उसको कन्विक्शन होती है, और ये डिस्क्रिशनरी है। कन्फेशन बिफोर पुलिस स्टेटस इफ एडमिसिबल देन व्हाट एक्सटेंट। आप ये कहते हैं ना पुलिस के खिलाफ जो कन्फेशन किया जाता है वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन हम टू सम एक्सटेंट सेक्शन 40 पढ़े ना, सेक्शन 40 QSO का, तो कहता है वो कुछ न्यू फैक्ट्स जो पुलिस को पता नहीं होते उतनी हद तक वो एडमिसिबल है। मतलब सेक्शन 40 आपका रिकवरी का है। रिकवरी होती है पॉइंट की, अक्यूज की पॉइंटेशन पे। अक्यूज कहेगा जी हाँ मैंने पिस्टल जो है ना फलां जगह पे छुपा के रखा है, वो पिस्टल लेके आते हैं, तो उतनी हद तक एडमिसिबल है। सेक्शन 40 आपने पढ़ना है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉरफिट 516 14 514 के तहत प्रोसीजर ऑफ फॉरफिट क्या है कि जी उसको सब नोटिस किया जाता है, फिर उसको शो कर देती जाती है कि क्यों ना आपको पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी का अगर सफिशिएंट आंसर नहीं देता तो कोर्ट उसको पेनल्टी लगा देती है। फिर वो कहता है उसकी जो पेनल्टी है कम भी कर सकती है। फिर कोर्ट देखती है कि जी अगर उसकी जो फोर फीचर है उसकी डेथ के बाद फोर फीचर हुई है तो फिर वो बंदा लायबल नहीं है। अगर डेथ से पहले लायबल है, उसकी बॉन्ड फोर फीचर हो गए थे, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, स्टेट से पेनल्टी के पैसे लिए जाएंगे। कैन अटेंडेंस बी डिस्पेंस विद क्रिमिनल केस अंडर विच वट प्रोविजन। अटेंडेंस डिस्पेंस की जा सकती है, हाँ, 116 के तहत, 205 के तहत और 540(a) के तहत। ठीक है, 116 में जब आप बॉन्ड्स को फोरफीट करवाना हो, मतलब बॉन्ड्स आपका मतलब सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर चल रही है, तो 116 के तहत। आगे वो कहता है आपका वो 116 के तहत होती है। आगे कंप्लेंट है तो 205 है। और इसी तरह आपका जो एक से ज्यादा मुलजमान है तो वो 540(a) के तहत होती है। 140 है तो 540(a) के तहत होती है। ठीक है ना, मैं एक पे लिख के मैं बाकियों के साथ रेफरेंस लिख लेता हूँ। अब देखें 116, 205 और 540(a). आगे था डिफरेंस बिटवीन, आगे है जी आपका कैनेडा इफ मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 पनिशमेंट बट अपील, ये पीछे आ गया है। आगे कहता है आपका इफ विटनेस बाई presented by start his statement against his version what is being presented if presented by you and start his statement against your version what you मतलब ये कहता है कि जी अगर एक विटनेस को आपने बुलाया फिर वो आपके स्टेटमेंट के खिलाफ बता रहा है तो उसमें क्या प्रोसीजर है, तो वो आप उसकी मतलब वो स्टाइल डिक्लेयर करवा सकते हैं। कोर्ट को कहेंगे कि ये जो ना वो हमारे मतलब जो ना सच नहीं बोल रहा, आपके खिलाफ कह रहे हैं तो आप कहेंगे सच नहीं बोल रहा, तो हम इस पे क्रॉस करना चाहते हैं, तो कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है कि आप इस पे क्रॉस करें। आगे आता है व्हाट इज द मीन बाय द एक्स ऑफिशियो, वही पीछे हमने पढ़ा है। व्हाट आइडेंटिफिकेशन में मैन आइडेंटिफिकेशन इज परेड इज कंडक्टेड, जब एक्यूज्ड अननोन हो तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड पे आपकी वो जजमेंट जो है ना, ये प्रोसेस आपकी इम्पोर्टेंट जजमेंट है, आप मतलब आपने पढ़नी है। PLD तो 2019 सुप्रीम कोर्ट पे 488, ये खोसा साहब की जजमेंट है, बहुत अच्छी जजमेंट है। आगे जी आपका व्हाट इज मीन बाय एक्स ऑफिशियो हो गया, और डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन ये हो गया। कैन क्रिमिनल ट्रायल बी डिसमिस्ड इन लिमनी, क्रिमिनल ट्रायल डिसमिस इन लिमनी हो सकता है, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। अपील का वो उन्होंने बताया गया कि जी डिसमिस लिमनी हो सकता है, लेकिन इसकी क्रिमिनल ट्रायल की लिमनी नहीं होता। वो कोर्ट एविडेंस लेती है और बाद में करती है। ट्रायल इज इनिशिएटेड बाय होम, कौन करता है वो हमें मतलब बताते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, सेकंड क्लास कर सकता है, थर्ड क्लास कर सकता है, 30 कर सकता है, ये हमें शेड्यूल बताता है। कैन लोकल पुलिस कैन अ लोकल इंस्पेक्शन बी मेड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग लाइक मेड इन सिविल केसेस, यस। सेक्शन 105 है, जैसे 105 के तहत ना 105 है, और 18 रूल 18, ये 105 के तहत ये 18 रूल। लेकिन ना मैं जो पढ़ाता हूँ ना फिर मैं साथ साथ चीजें वो बताता रहता हूँ।
ये देखिए, ये आर्ट 18 रूल 18 के तहत मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट कर, वो सिविल जज इंस्पेक्ट कर सकता है, इसी तरह मजिस्ट्रेट भी इंस्पेक्ट कर सकता है, लोकल इंस्पेक्शन कर सकता है। जी, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो।